चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसको कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। यानी कि हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हवा में क्या होता है, फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इसी दो चार्ज को अगर मान लो पानी के अंदर डाल देंगे, तेल के अंदर डाल देंगे, कोई अलग मीडियम में डाल देंगे, तो वहां पर क्या होगा सर, जैसे किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, है ना, तो क्या होता है, इस सरफेस का एरिया मान ले ए है और इस पे हम मैंने चार्ज दे दिया, तो चार्ज जो होगा इस सरफेस पे सभी जगह क्या हो जाता है। हेलो 12th वालों, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं आपके लिए 12th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसको हम लोग 15 से 20 मिनट में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहला चीज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, तो समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ऐसे समझिए इलेक्ट्रिक चार्ज को कि मान ली कि कोई बंदा है, कोई इंसान है, इंसान के पास जो फीलिंग होता है, फीलिंग से क्या होता है, क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है, अट्रैक्शन होता है ना। उसी प्रकार से चार्ज के पास एक प्रॉपर्टी होता है, किसी भी पार्टिकल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो किसी और चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करे, वैसे चीज को हम बोलते हैं चार्ज। क्या बात समझ रहा, यानी चार्ज क्या हुआ भैया, किसी भी पार्टिकल का प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो किसी और चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है या फिर कहो रिपेल होता है। क्या बात समझ रहा है, हाँ है ना। चार्ज आपके कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है सर, समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है, बेवफा यानी छोड़ के चली गई, तो जिस चीज को छोड़ के चली गई इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। बात हमारा आप ऐसे भी समझते हो, जब किसी चीज को कोई, जब किसी को कोई छोड़ के चली जाती है तो बंदा पॉजिटिव हो जाता है, दुनिया में वो हमेशा पॉजिटिव काम करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और जिसके पास वो चली गई, जिसके पास वो चली गई छोड़ के, तो वो बंदा फिर निगेटिविटी में चला जाएगा, काम धाम सब छोड़ देगा, निगेटिव हो जाएगा। सेम तरीके से याद रखिएगा, जब किसी बॉडी को कोई छोड़ के जाती है, कौन, इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी कैसा हो जाता है बउआ, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगी वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना। अब देखें यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, वो बॉडी कैसा हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वैसा बॉडी क्या हो जाता है, आपका निगेटिव चार्ज होता है। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। उसके बाद हमेशा याद रखिएगा, अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, शादी के कर बीच में होगा, सेम नेचर के बीच में, क्या अपोजिट नेचर के बीच में। तो आप भी जानते हो शादी जो होता है सर अपोजिट जेंडर में होता है, हाँ है ना, मेल और फीमेल में होता है। उसी प्रकार से अट्रैक्शन जो होता है बउआ हमेशा अपोजिट नेचर के चार्ज में होगा, यानी प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर वो माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और सेम नेचर वाला क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल का मतलब ढकेलेगा, अट्रैक्ट का मतलब खींचेगा। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ ना। यानी सेम नेचर चार्ज रिपेल इच अदर और अपोजिट नेचर चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, ठीक है। नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, इसलिए चार्ज क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद एग्जिस्ट ऑन ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी चार्ज जो है क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां होता है बउआ, किसी एटम में होता है, और एटम तो हर जगह है, इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो होता है हर एक चीज में है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, हाँ। अब देखो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा चार्ज को हम लोग, चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलम। क्या होता है, कूलम। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे छोड़ के चली गई उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। और नापते किस में है, जैसे लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, उसी प्रकार से चार्ज को किस में नापते हैं, तो उसको हम लोग कूलम में नापते हैं। किस में नापते हैं, कूलम में नापते हैं, ठीक है सर। अब सुनो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन, अब जानते हो एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो होता है भगवान माइनस 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम। क्या कोई दिक्कत है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अदर यूनिट्स, यानी कि चार्ज के और भी यूनिट है, पहला तो यूनिट हो गया आपका कूलम, और भी यूनिट होता है, दूसरा होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, याद करिएगा, ठीक है। तो एक कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। और दूसरा आपके पास होता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसका वैल्यू जो होता है वो 10 कूलम होता है, ठीक है। यानी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर होता है 10 कूलम। क्या कोई दिक्कत है सर, नहीं सर। उसके बाद डायमेंशनल फार्मूला, तो आप जानते हो फार्मूला, चार्ज बराबर क्या होता है सर, चार्ज बराबर होता है IT। क्यों आई थी मेरी जिंदगी में, क्यों आई थी मेरी जिंदगी में, तो क्यों आई थी, तो चार्ज बराबर होता है करंट इंटू टाइम, ठीक है। करंट का डायमेंशन A होता है, टाइम का डायमेंशन T होता है, इसलिए चार्ज का डायमेंशन AT हो जाएगा। या तो आप AT लिखो या फिर आप ml0 TA लिखो, है ना। T यहाँ पर टाइम, और A का मतलब हुआ करंट, और यहाँ पे L का मतलब हुआ कि यहाँ पे L पे पावर 0 कुछ नहीं है, M पे पावर 0 का वैल्यू 1, यानी ये दोनों कुछ नहीं है, यानी AT बोल चाहे TA बोल बात सेम है, ठीक है। या तो आप AT लिख दो या फिर ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सर। उसके बाद
अब हम लोग आते हैं बउआ मेथड ऑफ चार्जिंग पे, यानी कि बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने का तीन तरीका, कितना तरीका? तीन तरीका याद रखिएगा। पहला रगड़ा रगड़ी, जब दो बॉडी को रब करेंगे, रगड़ेंगे, तो रगड़ने के कारण से क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर होता है। सर कैसे? कैसे? तो जब दो बॉडी को रगड़ेंगे तो रगड़ने के कारण से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है। और अभी मैंने बताया कि जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली जाती है वो बॉडी पॉजिटिव हो जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाती है वो नेगेटिव हो जाता है। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी रगड़ने के कारण से एक पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा आपकी क्या होता है? हो जाते हैं निगेटिव हो जाते हैं। कोई दिक्कत है बउआ? नहीं। और उस रगड़ने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। यानी जब दो बॉडी को रब करेंगे तो एक बॉडी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं, ठीक है। रबिंग ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, रबिंग करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगा, और जिस बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है ग्लास और सिल्क, यानी ग्लास रड को जब सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद कंडक्शन, कंडक्शन आप लोग जानते होंगे कि मान लो कि घर में आप देखोगे कि एक वायर में करंट आ रहा है, दूसरे वायर में करंट ले जाना है, तो वायर को टच करा दो, छुअम छुआई करा दो, टच करा दो, चिपका चिपकी करा दो। तो जब एक वायर को दूसरे वायर से टच करा दोगे तो एक वायर का करंट दूसरे वायर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वहां पर टचिंग हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। यानी जब दो बॉडी को टच करा देते हैं तो टच करने के कारण से चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है सर। तीसरा होता है इंडक्शन। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि चार्ज जो होता है वो बिना टच किए हुए ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बउआ? इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन में अगर पूछेगा कि इंडक्शन क्या है, तो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो बिना टचिंग के होता है, यानी उसमें कोई भी टच उच नहीं होता है, ठीक है सर। आर भाषण में यानी नो कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, ठीक है सर। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। यानी कि हम चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। जैसे इस बॉडी को मेरे को चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए जम 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 पूरा करेंगे तो क्या चार्ज हो जाएगा? नहीं। इसको अगर हमको चार्ज करना पड़ेगा तो चार्ज करने के लिए या तो हमको इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का आना जाना जरूरी है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या बोलता है कि चार्ज को ना तो हम बना सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमेशा कंजर्व रहता है। यानी अगर इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है तो इसको नहीं छुएगा, यानी आइसोलेट का मतलब होता है कि अगर तू इसको नहीं छुएगा तो इसके अंदर का चार्ज कभी खत्म नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बात से हमारा यानी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बउआ कि अगर इस बॉडी को अगर तू नहीं छुएगा तो इसके अंदर का जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। क्या बात से हमारा यानी टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ध्यान में रखना, ठीक है सर। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कि किसी को छोड़ के चली गई, तो बंदी अगर किसी को छोड़ के चली गई, या तो एक बंदी छोड़ के जाएगी, या तो दो बंदी छोड़ के जाएगी, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच। क्या 3.5 बंदी होती है? क्या 4.5 बंदी होती है? क्या 5.5 बंदी होती है? नहीं सर, नहीं होती है। तो यही चीज है। तो अगर किसी को कोई छोड़ के जा रही है तो या तो एक, या तो दो, या तो तीन। उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होता है, जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है तो हमेशा नंबर के फॉर्म में होता है, यानी 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर के फॉर्म में क्या होता है? किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर मान लो किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई तो उस बॉडी पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? कितना का? +1 का। 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया +3, 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया +4, तो n इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया तो +ne, है ना। और n इलेक्ट्रॉन आ गया तो -ne, तो इसलिए चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है +-ne, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, और e का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। उसके बाद अब हम लोग आते हैं बाबू कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ ये बोलता है कि दो चार्ज के बीच में क्या लगता है बउआ? फोर्स लगता है, ठीक है। यानी कि अभी मैंने बताया कि प्लस माइनस होगा, चाहे माइनस प्लस होगा, चाहे सेम नेचर वाला होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? प्लस माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। अरे प्लस वाली माइनस को खींचेगी, अब प्लस प्लस वाला एक दूसरे को रिपेल करेगी, ढकेलेगी। तो अगर तू किसी चीज को खींचेगा चाहे ढकेलेगा तो वहां पर क्या लगेगा सर? फोर्स लगेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी कि कूलम्स लॉ ने ये बोला कि दो चार्ज जो होता है एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, ठीक है, या तो अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्सन वाला। क्या बात समझ में आ रहा है ना? और उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ, ठीक है सर। अब दो चार्ज है मान लो, और चार्ज के बीच में दूरी है r का, दो कपल है, कपल के बीच में कुछ दूरियां हैं, ठीक है। तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा, प्यार मोहब्बत जो होगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोर्स बराबर होता है k q1 q2 बटा r का मतलब हुआ दूरी का स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यानी दो चार्ज है, उसके बीच में कुछ दूरी दे देगा, पूछेगा सर दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा? तो k q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है सर। और k का वैल्यू जो होता है हवा के लिए जो k का वैल्यू जो होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹। k का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। यानी हवा में तू चार्ज को कहीं पे रख दे, वहां पर k का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना, ठीक है सर। यानी कि अब यहां पर समझ वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू जो होता है हवा के लिए वो होता है 9 × 10⁻⁹। कोई दिक्कत है बाबू? नहीं सर।
ठीक है सर। उसके बाद सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना। जैसे मेरे पास 400 रुपया, किसी बंदे के पास मान ले 100 रुपया है, तो मेरा रुपया उसके मुकाबले कितना गुना हो गया सर? तो 400 यानी 100 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा हो गया। कैसे किया? तो मेरा पैसा बट्टा उसका पैसा, यानी 400 बट्टा 100 करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मेरे को रिलेटिव परमिटिविटी निकालना होता है, यानी दो मीडियम का परमिटिविटी निकालना होता है, तो उसको क्या कर देते? दोनों का रेशियो कर देते, तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी निकल जाता है। यानी कि देख, रिलेटिव परमिटिविटी को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला हो जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम का परमिटिविटी को हवा के मीडियम से डिवाइड कर दो तो आपको रिलेटिव आ जाएगा, यानी रेशियो निकालना होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरा पैसा उसके मुकाबले कितना गुना है, तो 400 को 100 से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से रिलेटिव निकालने के लिए किसी भी मीडियम का परमिटिविटी को उसके मीडियम के से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा आपका रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बात समझ में आ रहा है ना? अब सुनो, मान ले कि दो चार्ज है, ठीक है सर, कोई चार्ज है, दो चार्ज है, इधर देख, दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में क्या लग रहा है सर? फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो हवा में क्या होता है? फोर्स क्या लगता है? ज्यादा लगता है। इसी दो चार्ज को अगर मान लो पानी के अंदर डाल देंगे, तेल के अंदर डाल देंगे, कोई अलग मीडियम में डाल देंगे, तो वहां पर क्या होगा सर? फोर्स का वैल्यू चेंज कर जाएगा, यानी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ आ गया। अब जैसे दो लोग हैं, दो लोग के बीच में कोई और आ जाएगा तो उनके बीच का जो प्यार मोहब्बत है वो कम जाएगा। उसी प्रकार से दो चार्ज को किसी और मीडियम में डाल देंगे तो वहां पर क्या होगा? बीच में कुछ ना कुछ चीज आ जाएगा, है ना? जैसे पानी आ गया, तेल आ गया, उसके कारण से दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू कम जाता है। तो बोलेगा सर कि किसी भी मीडियम में चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा? तो कुछ मत करना, जैसे तू निकालता वैसे निकाल दे, फोर्स बराबर के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दे वहां के उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। बात हमारा जैसे कि दे देगा सर पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया और पूछा कि सर पानी में फोर्स कितना हो जाएगा, तो पहले तू जैसे चुपचाप निकालता है वैसे निकाल और उसको उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दे। जैसे कि मान ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देना इसको, ठीक है, यहां पर लिख दिए हम, ठीक है। यानी फोर्स इन वैक्यूम, यानी हवा में जैसे फोर्स निकालता निकाल और उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दे, ठीक है सर। नेचर ऑफ फोर्स, तो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, यानी चार्ज अपने सेंटर की तरफ, मेन पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी ये प्लस वाला माइनस को खींचेगा, माइनस वाला प्लस को खींचेगा, अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींचता है, यानी चार्ज के जो सेंटर होता है उसके तरफ फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स, यानी चार्ज के कारण जो फोर्स का जो रेंज होता है बहुत ज्यादा होता है। क्या बात समझ में आ रहा है बाबू? हाँ ना। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि मान ले कि तेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, बहुत सारे आपके पास चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3, तो आपको अगर नेट फोर्स निकालना है तो पहले दो के कारण से निकाल ले, फिर इसके कारण से निकाल ले और दोनों फोर्स को ऐड करते, ठीक है, वेक्टर सम कर दोगे तो आपका नेट फोर्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहां पर आते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज दे देते हैं तो उस पर क्या होता है। तो अगर मान लो कोई रड है, मान ले कि रड है, इस रड का लेंथ मान ले L है और इस पे मैंने चार्ज दे दिया Q, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसको हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? लेमडा से। इसका मतलब क्या होता है? लेमडा, ठीक है। यानी कि किसी भी रड पे अगर मान ले Q चार्ज दे देते हैं और उस रड का लेंथ L है तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। अब सुन, ये क्योंकि लीनियर है, ये लाइन, ये क्यों क्या है? रड है, ठीक है, ये रड है, तो इस रड के लाइन पर क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी किसी लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और लीनियर चार्ज L से लीनियर, L से लेमडा, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कितना होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बटा टोटल लेंथ, यानी मान ले रड का लेंथ L है और इस पे चार्ज Q है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? तो Q बटा L हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि मान लीजिए सरफेस है तेरे पास, ये मान ले प्लेन है, ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया मान ले A है और इस पे मैंने चार्ज दे दिया, तो चार्ज जो होगा इस सरफेस पे सभी जगह क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है। तो पूछेगा किसी यूनिट एरिया पर कितना चार्ज आ गया, तो किसी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। यहां पर ध्यान से सुनना, सिग्मा, ठीक है। आरवासन में, यानी किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो पूछेगा यूनिट एरिया पर कितना चार्ज आ गया, वही उसका होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ऑन द सरफेस बटा सरफेस का एरिया। जैसे रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया से डिवाइड कर देगा, स्क्वायर है स्क्वायर के एरिया से डिवाइड कर देगा, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, ठीक है। उसके बाद होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि किसी बॉडी के अंदर हमने चार्ज को घुसेड़ दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरे चार्ज को घुसेड़ दिया, तो पूछेगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हुआ, यानी यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज आएगा। तो कुछ मत करना, टोटल चार्ज बटा वॉल्यूम कर देगा तो आपका यूनिट चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना, ठीक है सर। आरवासन में उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि किसी भी चार्ज के कारण से किसी पॉइंट पर उसके कारण से इफेक्ट क्या होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? देसी भाषा में ऐसे समझ, मान लो कि कोई आपके पास कोई एक्स है,
ठीक है, कोई एक्स आपकी खड़ी है, ठीक है, तो आप उसके नजदीक रहोगे तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उससे जितना ज्यादा आप दूर रहोगे तो आपका अट्रैक्शन कमना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ ना। उसी प्रकार से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी चार्ज के कारण से क्या होता है, चार्ज के कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ये आप लोग जानते होंगे कि चार्ज के कारण से क्या निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज से आप दूर चलते जाओगे तो उसके कारण से, चार्ज के कारण से जो इंपैक्ट होगा वो कमना स्टार्ट हो जाएगा, उसी इंपैक्ट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब मान लें कि ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट से जितना हम दूर जाते जाएंगे तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो धीरे 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 कमना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है, वही बोलता है कि उसके किसी भी चार्ज के कारण से उसका इंटेंसिटी, उसका इंपैक्ट किसी पॉइंट पर, किसी जगह पर कितना होगा, है ना। तो यानी कि किसी भी चार्ज के अराउंड का ऐसा जगह जहां पर उस पॉइंट पर इंपैक्ट उस चार्ज के कारण से कितना का होगा, अगर किसी और चार्ज को रख देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स, ठीक है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा उसको अगर हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, यानी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो जाएगा, तो देख, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसी को हम लोग वोल्ट पर मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत और बात में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, हाँ है ना। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, क्या जाता है, दूर, यानी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भागता है। ऐसे समझ कि आप लोग क्या होते हैं, कोई भी इंसान जो होता है पॉजिटिविटी से दूर भागता है और निगेटिविटी के पास आता है, उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है और निगेटिविटी के पास जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा और माइनस चार्ज के पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एकदम याद कर लेना। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता था K Q1 Q2 R स्क्वायर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है KQ R स्क्वायर, हाँ है ना। जैसे कि मैं बोलूंगा कि कोई चार्ज है Q और इसके कारण से किसी पॉइंट पर उसका इंटेंसिटी इंपैक्ट क्या होगा, हाँ है ना, R दूरी पर, तो फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा KQ/R स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर, ये याद रखिएगा, ठीक है सर। ऑलवेज अवे फ्रॉम, है ना, फ्रॉम का मतलब होता है कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा और निगेटिव चार्ज के पास आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर भागता है, पॉजिटिविटी से दूर भागता है और निगेटिविटी उसको अट्रैक्ट करता है, यानी निगेटिव चार्ज के पास जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ है ना। उसके बाद आगे सर, इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है तो उसका पैटर्न क्या होता है, कैसे हम उसको देखते हैं, उसके बारे में हम आते हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहां पर कुछ छूट गया क्या, है ना। अब जैसे कि यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी बहुत सारे चार्ज होंगे तो उसके कारण से क्या, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कुछ मत करना। एक जैसे दो चार्ज है, पूछेगा दो चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो पहला चार्ज के कारण से क्या होगा, प्लस से दूर जा रही होगी ट्विंग इधर, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही होगी। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के उसका वेक्टर सम कर दो, तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। मान लो एक तीसरा चार्ज होता है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता, तीनों को ऐड कर देता, कहानी खत्म। चौथा रहता तो चौथा के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, सबको ऐड कर दो, कहानी खत्म, हाँ है ना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है कि जब किसी बॉडी से चार्ज, किसी भी चार्ज बॉडी से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो उसका पैटर्न क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता है, हाँ ना। उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कहानी सुनते हैं, ठीक है। इमेजिनरी कर्व्स whose tangent gives the direction of electric field, यानी ये होता है कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, यानी प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, दूर जाता है, हाँ ना। इसका पैटर्न आप लोग ऐसे देखो कि अगर मान लो कि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा, हाँ ना। तो अब क्या होता है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगा तो मेरे से पूछे किसी पॉइंट पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, किसी पॉइंट पर अगर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, तो किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो उस पॉइंट पर क्या करो, टेंजेंट खींच दो। तो किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचते हैं तो किसी पॉइंट पर का जो टेंजेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। क्या बात समझ में आ रहा है, हाँ ना, यही चीज है। यानी कि इमेजिनरी कर्व्स, यानी कि वो क्या, एक तरीके कर्व लाइन जो है किसी भी चार्ज से क्या निकलता है, इमेजिनरी कर्व लाइन, यानी वो दिखता नहीं है। तुमको प्यार हो रहा है किसे तो दिखता है, नहीं दिखता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो नहीं दिखते हैं, वो इमेजिनरी कर्व्स हैं। बट किसी पॉइंट पर जो होता है, किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींच लोगे तो उस पॉइंट पर उसका क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दे देगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ ना। उसी प्रकार से अब सुनो प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव, यानी प्लस से निकलता है माइनस के पास आ जाता है, ठीक है। नेवर इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कट नहीं करती है। जैसे कि देखा पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, क्या तीनों कट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कभी भी कट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं करता। उसके बाद डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, याद रखिएगा। यहां पर देखना, मान लो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितने पास होगा,
लोग जितने करीब होंगे, कपल जितना करीब होगा, अट्रैक्शन क्या उतना ज्यादा होगा, हाँ है ना। अब कपल जितना दूर रहेगा, निब्बा निबी जितना दूर रहेगा, क्या वहां पर प्यार मोहब्बत कम रहेगा, हाँ है ना। उसी प्रकार से समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना नजदीक होगा, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, नजदीक होगा, तो वहां पर डेंसिटी ज्यादा तो स्ट्रेंथ यानी पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनता, यानी घूम फिर के वापस नहीं आता है ना। प्लस से निकल के दूर चला जाता है, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, याद रखिएगा। उसके बाद परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, किसी भी कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, मान ले कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और बात सुनिए, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे समझ, कपल है, ठीक है, एक प्लस चार्ज, कपल क्या होता है सर, एक अपोजिट जेंडर वाले लोग होते हैं, हाँ ना, उसको हम कपल बोलते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो दो चार्ज, जैसे कि मान ले कि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, दो सेम नेचर के चार्ज, यानी एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू, अगर उसके बीच का दूरी हम 12 ले लेते हैं, तो ये जो सिस्टम होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल। डायपोल में क्या हो गया, डाई का मतलब हुआ दो, यानी दो अपोजिट पोल्स वाले चार्ज 12 दूरी से सेपरेटेड होंगे, तो इसी को हम लोग बोल देंगे डायपोल, ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, कपल के बीच का वैल्यू निकालने की, यानी ऐसे समझ, कपल के बीच में जो प्यार होता है, मोहब्बत होता है, उसी को ऐसे समझ कि डायपोल के अंदर का जो प्यार मोहब्बत है उसका वैल्यू कितना होगा, उसी को हम लोग डायपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट को, ठीक है। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज। अब सुन, प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो चार्जबा तो दोनों में सेम है, क्यू क्यू, तो चार्ज गुना दूरी, तो इसके बीच में दूरी है सर 12 और चार्ज है क्यू, तो इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू इंटू 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, क्यू इंटू 12, यानी चार्ज गुना दूरी, ठीक है। डायपोल मोमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है, कहां से कहां होता है बउआ, तो यहां पर हमने लिख दिया है माइनस से प्लस की तरफ, है ना। यानी यहां पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो देख, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर, तो यानी कूलम मीटर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, कोई दिक्कत है। अब यहां पर एक चीज और है, कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, तो देखो, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, है ना, तो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे आ जाता है। बात से हमारा, क्योंकि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो चार्ज सरफेस पे आ जाता है, तो अंदर में कोई भी चार्ज नहीं बचता, इसलिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चार्ज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस, यानी आउटर सरफेस पे आ जाता है, हाँ है ना, ठीक है। बात समझ, क्योंकि अंदर में चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, तो वो बेचारा चार्ज अपना रिपल्सन के कारण से दौड़ भाग के कहां, बाहर आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। फील्ड एट सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जितना ज्यादा सरफेस पे चार्ज होगा, यानी जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हाँ ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड शील्डिंग। और बस, ठीक है। यहां पर आगे एक चीज छोड़ दी है ना, डायपोल मोमेंट हो ही गया है, ठीक है। आगे आ जाओ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये सब बोर्ड वाला चीज है। अब आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अभी डाइपोल पढ़ा सर कि दो कपल होता है, एक प्लस और एक माइनस, उसके बीच में दूरी 12 है, तो इस कपल को हम लोग नाम दे देते हैं डाइपोल, ठीक है सर। अब डाइपोल के कारण से पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा दिया, चार्ज इंटू दूरी, तो चार्ज है क्यू और दोनों के बीच में दूरी है 12, तो चार्ज इंटू 12 क्या हो जाएगा आपका, डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, ठीक है सर। अब मेरे से पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब जैसे कपल है, प्लस है माइनस है, तो कपल बना तो चार्ज है, तो चार्ज के कारण से सर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, तो अगर प्लस माइनस दो चार्ज है तो चार्ज के कारण से भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, है ना। तो उस कपल के कारण से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ उसके बारे में हम लोग आते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है डाइपोल, जैसे ये डाइपोल है, प्लस माइनस है, ठीक है, और इसके बीच में दूरी मान ले 12 है, तो हमेशा जब भी पूछेगा कि एक्सियल याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कपल है, ये कपल है, तो कपल के ये सीधा, अगर इस पॉइंट पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, देख इस ये प्लस, यहां पर मान ले कि ये प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, इस लाइन के सीधा किसी पॉइंट पर अगर पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो ये एक्सियल हुआ और ये इक्वेटोरियल हो गया, इसके परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल और इसके लाइन के सामने जो होता है वो एक्सिस के सामने जो होता है वो एक्सियल होता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो मान लीजिए कपल है, कपल के सामने मान लो सेंटर से आर दूरी पर अगर यहां पर पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो याद रखेगा 2 kp/r³, ठीक है, जहां पर के का वैल्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एयर के लिए 9 × 10⁻⁹, अब पी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक मतलब डाइपोल मोमेंट, ठीक है, समझ में आ रहा बात। और बट्टा आर का मतलब सेंटर से किसी पॉइंट पर का दूरी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो 2 kp क्या हो गया, r³ हो गया। कोई दिक्कत है बाबू, नहीं सर। उसके बाद पूछेगा इक्वेटोरियल पे क्या होगा, जैसे कि
ये जैसे प्लस माइनस चार्ज है, तो इक्वेटोरियल का मतलब है इसके बीच से परपेंडिकुलर दूरी पर यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये होता है आपका एक्सियल। तो यहां पर होता है 2kp/r⁻, और इक्वेटोरियल पे होता है kp/r⁻, यानी इसका आधा, यहां पर 2 लग जाएगा, वहां पर kp/r⁻ आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? देख यहां पर देख, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, kp/, यानी ये हो जाएगा, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलते हैं, तो kp/r⁻। ठीक है, यानी कि क्या समझा, यानी कि इक्वेटोरियल पे kp/r⁻, एक्सियल पे 2kp/r⁻ होता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है? यानी एक्सियल पे जो होता है वैल्यू, वो इक्वेटोरियल के दुगना होता है ना, समझ में आ रहा बात? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू, अब पूछेगा कि सर एक्सियल पर तो ठीक है कि 2kp/r⁻ हो गया, इक्वेटोरियल पे हो गया kp/r⁻, किसी और पॉइंट पर, किसी जनरल पॉइंट पर अगर पूछेगा तो किसी जनरल पॉइंट पर अगर पूछेगा, मान ले कि किसी इस पॉइंट पर पूछ दिया है ना, इस पॉइंट पर मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है, आप पूछेगा इस पॉइंट पर बता इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका वैल्यू जो होता है यहां पर लिख लो kp/r⁻ इंटू अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? हाँ है ना, kp/, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लीजिएगा कि kp/, इसका वैल्यू होता है k, तो kp/r⁻ इंटू अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यही पॉइंट जब इसके पास आ जाएगा, ये पॉइंट जब यहां पर आ जाएगा तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2kp/r⁻ निकल के आ जाएगा एक्सियल का। और जब हमसे इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, जब 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो kp/r⁻ निकल के आ जाएगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, अब टॉर्क निकालते हैं। अब टॉर्क क्या होता है तो समझ ध्यान से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कपल को रख देंगे, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी कपल को रख देंगे, तो वहां पर क्या होता है, कपल नचना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से वो नचना स्टार्ट कर देता है। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी को हम लोग बोलते हैं, अब नचने की इसी गति को हम लोग बोलते हैं टॉर्क, यानी नचना मतलब टॉर्क कहलाना। ठीक है सर, यहां पर आ जाओ, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब टॉर्क, जब किसी डाइपोल को रख दोगे तो वहां पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। कैसे लगेगा, यहां पर देख, यहां पर देख, जैसे कि क्या है, यहां पर प्लस माइनस 2 चार्ज है। ठीक है, ये डाइपोल तेरे को दिख रहा है, प्लस क्यू एक माइनस क्यू सर, तो यहां सर कपल है, तो इसका मतलब डाइपोल है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, डाइपोल को रख दिया। अब होता क्या है, याद रखिएगा एक चीज कि निगेटिव चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। बात समझ आ रहा है? अब यहां पर देख, ठीक है सर, तो यहां पर सर प्लस और माइनस 2 चार्ज है, तो माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा। अब तू सुन, अब यहां पर एक पे फोर्स इधर लग रहा है और एक पे फोर्स इधर लग रहा है, तो क्या होगा देख, इसको मैंने इधर ढकेला, इसको मैंने इधर ढकेला, तो इस तरीके से नचना स्टार्ट कर देगा, और नचेगा तो इस तरीके से ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्या बात समझ में आ रहा है? और जब नचना स्टार्ट कर देता कोई भी चीज, तो वहां पर टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है सर, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखना, टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। पी का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा, थीटा का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है सर, और बात समझ में? अब सुनो टॉर्क, अब सुनो, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बोल सर, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो साइन 0, साइन 0 तो यानी ओवरऑल वैल्यू 0, तो यानी टॉर्क वहां पर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ये डाइपोलवा दम ऐसे है, हाँ है ना, तो एकरा पर टॉर्क नहीं लगेगा। खुद सोच के बताओ, ये रड है, तो एकरा कितना भी फोर्स लगा ले ऐसे करके, ऐसे भी, तो क्या ये घूमेगा? नहीं घूमेगा। इसको घूमने के लिए थोड़ा तो एंगल चाहिए। अब तो इसको रिपेल करेगा तो देख 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 घूम रहा है। ऐसे में तू कितना भी फोर्स लगाएगा तो कुछ नहीं होगा, बट एंगल कुछ भी रहेगा तो तू ऐसे पुश करेगा या ऐसे पुश करेगा तो घूम जाएगा। बात समझ आ रहा है? यानी टॉर्क के लिए थोड़ा सा एंगल चाहिए। क्या बात समझ आ रहा है? हाँ ना, ठीक है, यानी अगर ये डाइपोलवा ऐसे हो गया तो थीटा 0, इसलिए टॉर्क आपका कितना हो जाता है? 0। या फिर बोल डाइपोल पूरा उलट जाए, माइनस वाली इधर आ जाए, प्लस वाली इधर आ जाए, ऐसे देख, अभी कितना सर, टॉर्क 0 है, टॉर्क 0 है। या फिर तू ऐसे पलट भी देगा तभी तो टॉर्क 0 होगा, तभी तो तू दबाएगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। टॉर्क मैक्सिमम कहां पर होगा? जब ये परपेंडिकुलर होगा, इधर से फोर्स लगे इधर से फोर्स लगे तो नच जाएगा। बात समझ, यानी इतना समझ कि टॉर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, और टॉर्क 0 कहां पर होगा? तो थीटा बराबर 0 डिग्री पे और थीटा बराबर 180 डिग्री पे। ठीक है, और थीटा बराबर 90 डिग्री पे टॉर्क क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है। हाँ ना, वहां पर जो होता है डाइपोल वो ज्यादा नचता है। ठीक है सर, नेट फोर्स जो होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड में फोर्स बराबर लग रहा है, जिसके कारण से कंपोनेंट करने पे वो कैंसिल हो जाता है, और आपका नेट फोर्स जो होता है किसी भी डाइपोल पे वो 0 होता है। बट टॉर्क लगता है, नचता है। नेट फोर्स 0 है बट टॉर्क लगता है, वो नचता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप
अब लोग को पूरा चीज समझ में आ गया होगा। जैसे डाइपोल मूव्स टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर फील्ड रीजन, है ना। अब देख जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा, ज्यादा तेजी से नचेगा, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप रिवीजन आपको बहुत अच्छा सा हो गया होगा बउआ, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।